नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। पिछले लेक्चर में हमने विद्युत फ्लक्स को पढ़ा, उसका न्यूमेरिकल भी हमने डाला है। विद्युत फ्लक्स हम पढ़ रहे हैं गॉस के नियम के लिए, तो अब अल्टीमेटली हमें गॉस का नियम पढ़ना है ना। तो आज शुरुआत करते हैं गॉस का नियम। ठीक है सर, गॉस का नियम, गॉस लॉ। ठीक, जो रिमेनिंग यानी बाकी विद्युत क्षेत्र हैं वो गॉस के नियम से ज्ञात की जाएंगे। गॉस के नियम की इसीलिए इंपॉर्टेंस है और विद्युत फ्लक्स इसी की वजह से पढ़ा है ना। गॉस के अनुसार बंद काल्पनिक पृष्ठ, यानी यहां गॉस साफ कह रहे हैं कि पृष्ठ बंद ही होनी चाहिए, चाहे वह काल्पनिक रूप से ही बंद हो, है ना। इसका मतलब गॉस के नियम की पहली कंडीशन यही है कि पृष्ठ बंद हो, चाहे काल्पनिक। इसलिए इस बंद पृष्ठ को हम गॉस की कंडीशन होने के कारण क्या मानेंगे, गॉसीय पृष्ठ नाम दे देते हैं। ठीक है ना। तो सब गॉस के अनुसार बंद काल्पनिक पृष्ठ अर्थात गॉसीय पृष्ठ से निर्गत यानी से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश या बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है ना। आप यह भी कह सकते हैं कि कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। क्यों कह सकते हैं वो भी आपको सामने बता दूंगा, है ना। तो सब गॉस के अनुसार बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, ये मैंने समेशन QI लिख दिया, ये बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मैं आपको समझा दूंगा। यहां पर यह ध्यान रखें कि यह बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं। पृष्ठ का खुला होना अलाउड नहीं है। तो सब ये यहां पे ध्यान रखना है कि गॉस में बंद काल्पनिक पृष्ठ ही कहा गया है ना, इज इक्वल टू समेशन QI अपॉन ε0। ठीक है। तो ये गॉस का नियम है। एकेडमिक अगर 12th आप कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब लगभग एकेडमिक में पूछा जाता है। ठीक है। तो ये गॉस का नियम रहा जो साफ बताता है कि बंद पृष्ठ से, जो काल्पनिक रूप से ही बंद हो भले, बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स यानी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश की 1/ε0 गुना होती है। ये तो सब अपन ने पढ़ लिया गॉस का नियम, जो महत्वपूर्ण था और बिल्कुल सिंपल था। इससे सिंपल आप लॉ नहीं देखेंगे। अब सब गॉस के नियम को हम अप्लाई करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो स्वाभाविक है पहले गॉस के नियम में जो भी डेप्थ है उसको हम ढंग से समझ लें, है ना। तो इस डेप्थ को मैं अब आपको बारी बारी से समझाता हूं, ऐसे अपन उनको समझ लें। इंपॉर्टेंट बातें, है ना। क्या क्या बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी, या आपसे कोई पूछता नहीं है, लेकिन क्योंकि आप गॉस के नियम का इस्तेमाल करेंगे और विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की गणना करेंगे तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट वाली बात को जानना जरूरी है। ठीक है ना। पहली बात, है ना, पहली बात, अगर आप सूत्र को देखें चाहे यहां देखें, बंद पृष्ठ के कारण मैंने यहां पर ये थोड़ा सा समाकलन वाला बता दिया कि यहां समाकलन सर्किल वाला ही चलेगा। तो ये दोनों चीजें एक ही थी, लेकिन यहां फाई में, अब अपन फाई में तो कुछ भी सोच सकते थे, इसलिए मैंने उसको खोल के बता दिया कि नहीं भाई, फाई में आप कुछ भी मत सोचो, फाई में आप बंद पृष्ठ ही सोचो, है ना। तो वो दोनों चीजें एक ही। तो पहली बात, अगर आप देखें राइट हैंड साइड को देखें आप, है ना,
गॉस के अनुसार बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर आवेश की मात्रा व आवेश की प्रकृति पर ही निर्भर करता है। भाई एप्सिलॉन जीरो तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन जीरो कांस्टेंट है तो स्वाभाविक है निर्गत विद्युत फ्लक्स केवल और केवल किस पे निर्भरता रह जाती है, उसकी समेशन क्यू जीरो पर, यानी अंदर स्थित कुल आवेश पर। और हम ये पहले जानते हैं कि कुल आवेश का मतलब आवेश की प्रकृति भी है, क्योंकि अपन पहले पढ़ चुके हैं कि साहब किसी निकाय में कुल आवेश उसके अंदर उपस्थित आवेश के चिन्ह सहित बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो साहब हमने ये पढ़ लिया है पहले, ठीक है। तो स्वाभाविक है, मैंने इसीलिए कहा कि बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा तथा उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है और किसी पर नहीं। क्लियर साहब? जैसे मान लो बंद पृष्ठ के अंदर आपसे कह दिया 25 डाइपोल है, यानी 25 द्विध्रु हैं। अब द्विध्रु का मतलब जैसे H प्लस Cl माइनस, तो बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना रहा? तो 25 धनात्मक और 25 ऋणात्मक। तो बंद पृष्ठ के अंदर इस समय कुल आवेश का मान कितना है? 0 है ना। तो स्वाभाविक है कि साहब बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा के साथ साथ उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है, इसके अलावा और किसी पर नहीं। और किसी में क्या क्या चीजें, अब वो सुनिए आप ध्यान से, है ना। नंबर टू में है साहब, यदि आवेश बंद पृष्ठ के अंदर, इसको डिफरेंट डिफरेंट जगह दिखा दूं, ये सेंटर पर है, सेंटर से थोड़ा दूर है और एक तरह से बंद पृष्ठ के एकदम समीप है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो स्वाभाविक रूप से इसमें भी आपका जवाब होगा बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना। इसमें भी आपका आवेश आंसर होगा कि बंद पृष्ठ के अंदर आवेश का 1/ε0 गुना। अगर इसमें भी पूछूंगा तो आपका आंसर यही होगा बंद पृष्ठ में आवेश का 1/ε। तो इसका मतलब ये हुआ कि आवेश बंद पृष्ठ के अंदर कहीं भी स्थित हो सकता है, बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर आवेश के वितरण पर निर्भर नहीं करता है। वो आवेश चाहे केंद्र पर हो या आपके सतह के समीप हो या कहीं बीच में हो, फ्लक्स तो तीनों में से, तीनों स्थितियों में एक ही है। अब आ जाए तीसरी बात, है ना। तीसरी बात में इसे ऊपर में ही दिखा देता हूं मैं। मान लीजिए इस अपन पहले इसको पृष्ठ को पकड़ ले, इसको, इसमें बाहर मैंने लिख दिया 2Q और मैंने आपसे पूछा, ये पहले कोई देखना अब आप, है ना, केवल इस चित्र को ही देखना है ना। अब मैंने आपसे पूछा कि इस बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स बताओ, जो गाउस का नियम। तो गाउस का नियम तो कहता है बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना, मतलब बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स वही रहा जो अपन ने पहले निकाला था। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर रह जाता है, जैसे रह गया, तो उसे या उसके कारण बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोबारा सुन ले इस बात को, यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर है तो उसका बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता है, वो काउंटिंग में नहीं रहेगा, है ना। जैसे मान लीजिए अपने पास, मैं इससे उदाहरण समझा दूं, जैसे अनंत लंबाई का तार है, इसकी सब लंबाई अनंत है। बात को समझिएगा मेरी बात को, इकाई लंबाई में आवेश मैंने बोल दिया लैम्डा। अब आप मान लीजिए इसकी एल लंबाई पर ही चर्चा कर रहे हैं, या बंद पृष्ठ के अंदर इस तार की एल लंबाई है,
इकाई लंबाई में आवेश लैम्डा, तो L लंबाई में आवेश कितना, लैम्डा L, यही समेशन QI है, यानी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश है। अब आप कहेंगे कि तो तार अनंत लंबाई का था। गाउस का नियम कहता है कि तार कितनी लंबाई का हो, लेकिन हम उसी आवेश को गिनेंगे जो केवल बंद पृष्ठ के अंदर होगा। यह आपका अनंत आवेश था, लेकिन यह कहां निकल गया, बंद पृष्ठ के बाहर। जो आवेश बंद पृष्ठ के बाहर निकल गया उसका गाउस के नियम में या बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं होता। इस बात का विशेष ध्यान रखना, इसकी जरूरत पड़ेगी। क्लियर सर? अब अगली बात नंबर 4। अगर आप वापस नियम को देखें, नियम के डेप्थ को देखें, तो नियम साफ कहता है, क्योंकि आप नियम देखेंगे तो आपको राइट साइड देखनी चाहिए, लेफ्ट साइड ही देखनी है ना। लेफ्ट साइड तो बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स है, जो अपन ने कल भी जान लिया था। तो इस साइड को मत देखिए, इस साइड को देखिए। अगर इस साइड को देखें तो बंद पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के आकार, आकृति व क्षेत्रफल पर भी निर्भर नहीं करता है। इधर देखिए, मैं अगर इसको एक बार थोड़ा सा यहां पे दोबारा लिख दूं साफ सुथरा करके, हो सकता है कहीं आपको समझने में दिक्कत आ जाए। समेशन QI इंटू 1/ε0। हाँ, वापिस मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूं। तो बंद पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के आकार, आकृति व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन ये बात आप ध्यान रखना, ये बात है बिल्कुल सत्य, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। लेकिन अपन तो गाउस के नियम का इस्तेमाल करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे, तो अपना मोटिव अलग है। आप अपने मोटिव के हिसाब से चलिए। अपन अपने उद्देश्य में देखें तो अपने को तो गणितीय गणनाएं करनी है, तो साहब हमें गणितीय गणनाएं करनी है। इससे ध्यान रखें कि आप सुविधा युक्त आकृति या सममित आकृति का इस्तेमाल करें। जैसे गोला लें बंद आकृति में, बेलन लें बंद आकृति में, घन लें बंद आकृति में। आप उटपटांग मत ले लेना, वरना गणितीय गणना में समस्या आ जाएगी। हालांकि जो अपन गाउस का नियम देख रहे हैं, तो गाउस का नियम तो साफ कह रहा है कि बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के आकार, आकृति व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की गणना करेंगे, इसलिए हमें गणितीय गणना में सुविधा चाहिए। हम सममित आकृतियों का इस्तेमाल करेंगे, यानी गोला या बेलन या घन, इन आकृतियों का हम उपयोग करेंगे। ठीक है साहब? अब पांचवी बात इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। दो तरीके से आप बात को समझ सकते हो, जैसे आपको सूट करे वो आप देखिए। अगर बंद पृष्ठ के अंदर आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक है, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश धनात्मक है तो बल रेखाएं बंद पृष्ठ के बाहर निकलेंगी, जैसा कि मैं चित्र में दिखा रहा हूं। और यदि बंद पृष्ठ के अंदर आवेश ऋणात्मक है तो बल रेखाएं बंद पृष्ठ के अंदर प्रवेश करेंगी, है ना। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर आप ध्यान रखना चाहें, जैसे भी आपको ध्यान रह जाए, पर यह बात महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान रखनी है। अगर बंद पृष्ठ के अंदर आवेश धनात्मक है तो फ्लक्स भी धनात्मक होगा। यदि बंद पृष्ठ के अंदर आवेश ऋणात्मक है तो फ्लक्स ऋणात्मक होगा। आप चाहें ऐसे ध्यान रखें, मुझे कोई उससे दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, यदि बल रेखाएं बंद पृष्ठ से बाहर निकलती हैं तो फ्लक्स धनात्मक माना जाएगा, और यदि बल रेखाएं बंद पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती हैं तो फ्लक्स को ऋणात्मक माना जाएगा। यह आपकी इच्छा है कि दोनों में से आप कोई से भी तरीके का इस्तेमाल करें, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है ना? अब अपन 5 बातें समझ चुके हैं। 1 मिनट में वापस उस पेज को लाता हूं ताकि अपन नियम क्लियर है। केवल जिस पे निर्भर करता है, ये मैंने बता दिया
यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा हो तो डाइपोल लिख रखा है मैंने, है ना, 25 डाइपोल है H+Cl-, लेकिन अंदर आवेश 0 है। ये आपको समझा चुका हूं, ये मैंने आपको क्लियर समझाई दिया। इसमें तीसरा भी अटैच कर दिया, फिर तीसरे का मैंने उदाहरण भी दे दिया। चौथा मैंने समझाई दिया कि आप बंद आकृति सिमेट्रिक कर ले। हालांकि गाउस का नियम कहता है कि बंद आकृति से निर्गत विद्युत फ्लक्स बंद आकृति के आकार, आकृति व क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता। पांचवी बात अभी लेटेस्ट है इसे। अब छठी बात, नंबर 6 है ना। नंबर 6 में गाउस का नियम उन्हीं विद्युत क्षेत्रों पर लागू है जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। जिन विद्युत क्षेत्रों में E is proportional to 1/r² होता है, या आप तो यूं देख लेना मात्रक से, जिनमें 1/m² हो, उन्हीं विद्युत क्षेत्रों की गणना गाउस के नियम से की जा सकेगी। यानी गाउस का नियम उन्हीं विद्युत क्षेत्रों पर लागू है जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। अब आप समझ गए होंगे, जैसे अपन ने डाइपोल पढ़ा है ना। अब डाइपोल में अगर आप देखो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर 2kp/r³ और निरक्ष पर kp/r³। यानी डाइपोल में अगर देखें तो E is proportional to 1/r³। इसका मतलब स्पष्ट है कि डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना हम गाउस के नियम से नहीं कर सकते थे। इसीलिए उसको हमने पहले कूलाम के नियम से कह दो या बिंदु आवेश का फंडा लगाकर किया है। तो सब द्विध्रुव व असम्मित आवेशों का समूह जिनमें सम्मित आकृति नहीं बन पाएगी या सम्मित बंद आकृति नहीं बन पाएगी, उनके कारण विद्युत क्षेत्र की गणना आप गाउस के नियम से नहीं कर सकते। फिलहाल आपके सामने जो सबसे शानदार उदाहरण है वो विद्युत द्विध्रुव का है। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना गाउस के नियम से नहीं की जा सकती। नेक्स्ट बात नंबर 7, मैंने आपसे कहा था जब गाउस का नियम में बोल रहा था कि बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मैंने आपसे यह भी कहा था कि बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। ऐसा भी आप लिख सकते हो, नहीं कहा तो अब ध्यान से समझ लो, है ना। आप इसका इस्तेमाल करो, जैसे मान लीजिए इसका आप उपयोग करते होते हैं तो हम समझ जाते हैं कि माध्यम निर्वात है। जब निर्वात नहीं है तो स्वाभाविक है आप ε0 लिख ही नहीं सकेंगे, फिर आपको लिखना पड़ेगा 1/ε। तो कहने का मतलब यह हुआ कि गाउस का नियम माध्यम और निर्वात दोनों के लिए ही लागू है ना। आप इसका इस्तेमाल निर्वात के लिए भी कर सकते हो और इसका इस्तेमाल माध्यम है। यानी गाउस का नियम आप ये लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर 1/ε0 की जगह 1/ε लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आप 1/ε लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आपकी निकाय किसी माध्यम में, और जब आप ε0 लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आपका निकाय निर्वात में, ठीक है ना। अगली बात, अगर आप देखें गाउस के और कूलाम के नियम को तो ये परस्पर एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे से कनेक्ट हैं। हम कूलाम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति कर सकते हैं और उसका उल्टा भी सत्य है ना। लेकिन कूलाम का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए ही लागू है, जबकि गाउस के नियम का इस्तेमाल आप स्थिर व गतिशील दोनों आवेशों के लिए कर सकते हैं। तो सब ये 8 बातें हैं, मैं एक बार और रिपीट कर लेता हूं कि कोई बात अपन से मिस तो नहीं हो रही है। पहली बात, बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश की प्रकृति व आवेश के मान पर निर्भर करता है। दूसरी बात, बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर आवेश के वितरण पर निर्भर नहीं करता है। तीसरी बात, यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर रह जाता है तो बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स में उसका कोई योगदान नहीं माना जाएगा।
फिर मैंने उसके लिए ये भी समझाया था। चौथी बात में मैंने आपको बताया था कि बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के आकार, आकृति व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन हम गाउस के नियम का इस्तेमाल कर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की गणना करेंगे। इससे हमें यह ध्यान रखना है कि बंद पृष्ठ गणितीय गणना की सुविधा हेतु हमें सिमेट्रिकल लेनी चाहिए, सममित आकृति लेनी चाहिए, यानी हम गोला, बेलन, घन का ही इस्तेमाल करेंगे। पांचवी बात जो महत्वपूर्ण थी, पांचवी बात मैं आपको बता दिया कि बंद पृष्ठ से अगर बल रेखाएं बाहर निकले तो फ्लक्स धनात्मक होगा, वो बंद पृष्ठ में अगर बल रेखा अंदर प्रवेश करें तो फ्लक्स ऋणात्मक होगा। क्लियर सर, है ना? नेक्स्ट में छठी बात बताई, गाउस का नियम उन्हीं विद्युत क्षेत्रों के लिए लागू है जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, है ना? सातवीं बात में बताया गाउस का नियम माध्यम व निर्वात दोनों के लिए ही लागू है ना? और आठवीं बात में मैंने आपको एंड में क्या सुनाया था? आठवीं बात में बताया था गाउस तथा कूलाम का नियम एक दूसरे के पूरक हैं, यानी एक दूसरे से कनेक्ट है ना? लेकिन कूलाम का नियम स्थिर आवेश, जबकि गाउस का नियम स्थिर व गतिशील दोनों आवेशों के लिए लागू है। ये गाउस के नियम से साथ याद रखने वाली कुछ बातें ताकि हम उसका यूज कर सकें। तो ये तो हो गया साहब गाउस का नियम कंप्लीट, ठीक है। अब हम करेंगे गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। गाउस का नियम इसको प्रूव करके देखेंगे कैसे। देखो मैं आप समझाता हूं। हम फ्लक्स पहले कंप्लीट पढ़ चुके हैं, जैसे एक समान विद्युत क्षेत्र में ES, अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स EDS, डॉट लगा दो बीच में, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई, ये समाकलन, और संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स ये समाकलन में सर्किल। तो कहने का मतलब, अब थोड़ा सा देखो इसे समझिए। अभी भी मैंने जब गाउस का नियम आपको पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा कि आप राइट साइड में देखिए, है ना? लेफ्ट साइड में मत देखिए। लेफ्ट साइड में इससे मत देखिए कि फ्लक्स का ज्ञान तो हमें पहले से ही हो चुका है, फ्लक्स तो हम पहले से जानते हैं। गाउस तो ये बता रहे हैं कि जो फ्लक्स आप जानते हैं वह मेरे हिसाब से का मतलब गाउस के हिसाब से ये है, यानी आप कैलकुलेशन करो और मेरी ये कैलकुलेशन लो, दोनों क्या निकलेगी? बराबर। ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए रोटी है ना? अब रोटी आपके पास ट्रेडिशनल तरीका भी था जो आप पहले बनाया करते थे, आज मॉडर्न तरीका भी है ना सर? तो सब बनेगी तो अल्टीमेटली रोटी। हाँ, सुविधाओं का फर्क है। आज आप जब भी घर पे जाते हैं उसी समय रोटी बना दी जाती है, क्योंकि गैस चूल्हा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप जाएंगे, हाथों हाथ बटन ऑन करेंगे, फ्लेम आ जाएगी, रोटी बन जाएगी। पहले जो व्यवस्था थी वो भी सक्षम थी, है ना? लेकिन उस व्यवस्था में यह था कि एक साथ ही सबकी रोटी बनेगी, क्योंकि अगर एक एक व्यक्ति की बनाएंगे तो बार बार चूल्हे को जलाना पॉसिबल नहीं। तो कहने का मतलब परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ। आप गाउस को फ्लक्स को इंट्रोड्यूस थोड़ी कर रहे हैं, गाउस तो उसकी कैलकुलेशन करने के लिए एक मॉडर्न और सिंपल तरीका दे रहे हैं। हमारे पास तरीका था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, है ना साहब? तो यूं थोड़ी है कि हम फ्लक्स की गणना नहीं कर सकते थे, हम फ्लक्स की गणना कर सकते हैं। हमारे पास पहले से ही ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो हम कर सकते हैं। तो सब हम कर सकते हैं तो हम देखेंगे कि क्या वास्तव में अगर पृष्ठ बंद होती है तो बंद पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उतना ही होगा जो गाउस ने बताया। तो सब अब हम गाउस के नियम की व्युत्पत्ति करेंगे, यानी उसका प्रूफ देखेंगे।